हमने रदरफोर्ड मॉडल कर लिया था, बिल्कुल अच्छे से आ गया था, समझ आ गया था रदरफोर्ड मॉडल। तो रदरफोर्ड मॉडल में जो जिसकी कमियां थी वो स्टेबिलिटी डिफाइन नहीं कर पाए थे, ठीक है। यही उसकी मेन लिमिटेशन थी कि वो क्या नहीं डिफाइन कर पाया था, स्टेबिलिटी। तो उसको डिफाइन किया था हमारे किसने, बोर्स, ठीक है। नील्स बोर इनका नाम था। इन्होंने अपना एक मॉडल दिया और स्टेबिलिटी डिफाइन करी। तो सारे का सारा सीन चला, हम जैसे जैसे चलते जा रहे थे कि इससे इस पे इससे इस पे, तो ऐसे ही हमने आगे चले। इन्होंने पहले बता दिया था कि भाई इसके अंदर प्रोटॉन्स हैं और ये क्या है, न्यूक्लियस है, और इसके चारों तरफ कौन घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, ठीक। तो इन्होंने भी यही बोला कि इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। बट इन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं वो फिक्स्ड शेल्स में घूम रहे हैं। क्या घूम रहे हैं, फिक्स्ड शेल्स में घूम रहे हैं। उनकी जो एनर्जी लेवल, इनको इन्होंने क्या नाम दिया, हर शेल की जो एनर्जी है वो कांस्टेंट है, तो इन सबको एक अलग अलग नाम दे दिया। कि क्या बोला, एनर्जी लेवल भी बोला, क्या बोला, इनको क्या बोल सकते हैं, शेल बोल सकते हैं या फिर एनर्जी लेवल बोल सकते हैं। इन्होंने नाम दिए इनको के, एल, एम और आगे सोन, एन के बना दो, चलो के एल एम, ठीक है। इन्होंने एनर्जी लेवल, एनर्जी स्टेट्स, इनको डिफाइन कर दिया कि अगर इनके अंदर क्या है, फिक्स्ड एनर्जी एंड शेल्स की, इनके अंदर कौन घूमेगा, इलेक्ट्रॉन घूमेगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, फिर वही बात, किससे कितने आएंगे सर, क्या बात है क्या नहीं। अब मैंने बता तो दिया, हर इसकी, हर शेल की फिक्स्ड एनर्जी है, ठीक है। तो इन्होंने बोला जितने भी पहले तो हम रैंडमली ऐसे अरेंज नहीं होते, रैंडमली कहीं भी नहीं घूम रहे और कितने भी नहीं घूम रहे। इन्होंने फॉर्मूला दिया, क्या दिया, फॉर्मूला दिया कि जो इस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे, इस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे उनका नंबर होगा 2n²। क्या होगा, 2n²। अब ये n क्या है हमें समझ नहीं आ रहा। तो इन्होंने बोला जो ये के एलिमेंट है ना, जो मेरी के शेल है उसको मैं शेल 1 बोल दूं, जो एल शेल है उसको मैं शेल 2 बोल दूंगा, एम वाली को 3, एन वाली को 4 और एंड सो ऑन ऐसे। बहुत आगे जाके तुमको पता चलेगा और चीजें भी होती हैं इनके अंदर, सबशेल्स जब तुम पढ़ोगे ना, इनके अंदर सबशेल्स भी होती हैं, एसपीडीएफ, ठीक है। वो जब तुम 11th क्लास में आओगे, जब पढ़ोगे तो अभी तुम्हें ये पता करना है कि एलिमेंट, ठीक है। आठ चलो, ठीक है। क्या ये के एल एम एन, इनके नाम दे दिए 1 2 3 4, कोई दिक्कत है इसके अंदर। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे रखे हैं सर, कुछ तो बताओ मैं, तो ये रहा फॉर्मूला। जो n की वैल्यू है इनके लिए क्या है, 1 2 3 4 है। अब मुझे k के लिए इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, तो k के इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 2 मल्टीप्लाई n यानी 1 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा। तो यानी जो फर्स्ट शेल है मेरी, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स घूम सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें, पक्का ना। अब मेरी सेकंड शेल है, तो सेकंड शेल कौन सी है, l, तो l में होगा 2 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर, कितना 8 आएगा, 2 का स्क्वायर और 4 का 8 आएगा, कोई दिक्कत। यानी मेरी जो l शेल है इसके अंदर मैक्सिमम कितना होल्ड कर सकता है इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 5 6 7 ठीक। ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो ये होल्ड करेगा, क्या मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो ये होल्ड करेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का। ऐसा नहीं है कि सर इसमें क्या सिर्फ 8 नहीं आएंगे या फिर 8 से कम नहीं आ सकते, 8 से कम नहीं आ सकते। जैसे एल में के एल एम कौन बचे, एल में क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर यानी 8, क्या कहते हैं 9 का स्क्वायर इनटू 2 कितना हो गया 18, यानी पहली थर्ड वाली की जो कैपेसिटी है वो कितनी है 8। कोई दिक्कत है, बात नहीं। अब भी घूम तो ही उसमें रहे क्या, अब भी जो इलेक्ट्रॉन्स है इस सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे हैं, गोल गोल घूम रहे हैं, एनर्जी रेडिएट करेंगे, फिर से ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। बात तो वही रही रदरफोर्ड वाली। लेकिन इन्होंने बोला कि जो ये एनर्जी लेवल्स है ना, इनकी फिक्स एनर्जी है। एक बात बताओ, तुम घर पे हो, ठीक है, तुम घर पे पूरे दिन हो, ठीक, और चलो घर का एग्जांपल बाद में दूंगा। जैसे तुम स्कूल में हो, क्या हो, स्कूल में हो, कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ बैठे हुए हो, ठीक है, सिर्फ बैठे हुए हो। घर पे आते हो ऐसे लगता है ना थके थके फील हो रहे हो, तुम पूरे दिन घर पे पड़े हो, कुछ नहीं कर रहे,
ठीक है, क्या थोड़ा बहुत कर रहे हो कभी थका हुआ फील होता है? नहीं होता। तो इनसे बोला गया ये जो शेल्स है ना, ये इन शेल्स के अंदर अपनी इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज नहीं करता। जो अगर अपनी शेल में घूम रहा है तो अपनी एनर्जी लूज नहीं करेगा। अगर शेल से आगे पीछे ऊपर नीचे जाएगा तब लूज या फिर लेके जाएगा वो चीज आगे। ठीक है, अपनी शेल में नहीं करेगा। इस चीज को उन्होंने एक अपना पोस्टुलेट दिया, उस पोस्टुलेट को बोलते हैं स्टेशनरी स्टेट। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेशनरी स्टेट, कॉन्सेप्ट ऑफ ठीक है कि अगर स्टेशनरी स्टेट यानी अपनी स्टेट पर है, इलेक्ट्रॉन अपनी शेल में है, तो वहां पर अपना क्या एनर्जी लूज नहीं करेगा। क्लियर है बात? ठीक है, ये समझ आ गया पूरा बोर्स मॉडल। इलेक्ट्रॉन है वो बीच में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है, प्रोटॉन है। अभी तो न्यूट्रॉन के बारे में नहीं पता न्यूट्रॉन क्या जो क्या होता है, लेकिन इसके जस्ट बाद बताऊंगा। ठीक है, इन्होंने जैसे एज इट इज दिया था वो ये था कि अंदर क्या है, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन है, बाहर क्या घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। कैसे? फिक्स एनर्जी लेवल्स में। उनको किससे डिनोट करते हैं? ए एल एम एन एंड सो ऑन। नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4। ठीक है, अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं, बाहर से अंदर की तरफ नहीं जाते, याद रखना है। ठीक, उनके अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? इतने आ सकते हैं 2n²। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं अब क्या होता है भाई, इलेक्ट्रॉन क्या भैया कि इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ है इससे शेल से कि यहाँ से बाहर ही नहीं जा सकता? जा सकता है। अगर सपोज मैंने बोला इसकी एनर्जी जो है, इस वाली शेल की जो एनर्जी है वो 10 किलो जूल है। कितने? 10 किलो जूल है। इसकी एनर्जी 30 किलो जूल है। ठीक, अगर मुझे इस इलेक्ट्रॉन को उठा के इस वाली इलेक्ट्रॉन उसमें भेजना है, सपोज यहाँ पर जगह खाली है, ठीक है, यही जगह इलेक्ट्रॉन की जगह बच गई है, मुझे यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन को निकाल के यहाँ भेजना है, तो बताओ इस बेचारे पे तो 10 एनर्जी थी, यहाँ आने के लिए कितने रुपए कितनी एनर्जी चाहिए? 30। इस पे कितनी है? 10। मैं इसे 20 एनर्जी और दे दूं तो यहाँ से खुद खुद के एकदम यहाँ नहीं आ जाएगा? आ जाएगा नहीं आ जाएगा? लेकिन इसकी ग्राउंड स्टेट तो है नहीं, फिर धीरे धीरे घूमते घामते करके फिर कहाँ पहुंच जाएगा ये? अपनी जगह पर। जो इतने इसने 20 एनर्जी ली थी, जो इन दोनों के इन दोनों शेल्स की एनर्जी का डिफरेंस था, वही एनर्जी लेके ये कूद के इधर आएगा। जब ये अपनी ग्राउंड स्टेट पर जाएगा तो जितनी एनर्जी इसने ली थी वो रेडिएट कर देगा। भाई मुझे नहीं रहना तेरी वाली शेल में, यहाँ तो मैं बेकार लग रहा हूँ, अपनी जगह पे जाऊंगा मैं तो जब ये वापस जाएगा, जैसे जैसे इसने 20 किलो जूल एनर्जी ली थी तो 20 किलो जूल एनर्जी रिलीज कर देगा। क्या कर देगा? रिलीज कर देगा। क्लियर है बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? इसको बोलते हैं जब हम यहाँ से उछाल के यहाँ पर लेके आते हैं ना, इसे बोलते हैं एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये सारे कॉन्सेप्ट तुम पढ़ोगे अगले चैप्टर में। ठीक है, अगले आपका 10th क्लास में। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? पूरा समझ आ गया बोर्ड्स मॉडल? पक्का? ठीक, चलो। जब इन्होंने पूरा कॉन्सेप्ट दे दिया, जब तक हमारे से दो ही क्या थे सब एटॉमिक पार्टिकल्स नोन थे, कौन से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, जब तक हमें कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ पर ये पूरा जो चल रहा था, इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट दिए थे, हर एक्सपेरिमेंट को इसने जस्टिफाई कर दिया था, बिल्कुल क्लियर, हर एक्सपेरिमेंट में खड़ा होकर कहना है। ठीक है, ये उस टाइम तक का, बल्कि अब भी हम ज्यादातर बच्चों का जो बेस है वो वही था रदरफोर्ड वाला, उसका लेकिन एडवांस वर्जन वन था ये। अरे बिल्कुल सही था, बढ़िया सा। ठीक है, फिर इसके बाद लेकिन जब हम आगे चलने लगे, पढ़ने लगे, तो 1913 की बात है। क्या? 1913 की बात है। 1913 में क्या था, तो उससे पहले भी हम जब एक चीज में दिक्कत हो रही थी कि जब देखा कि इन्होंने बता तो दिया था, जब वो तो रदरफोर्ड ने बता दिया था, जितना ही इलेक्ट्रॉन्स बाहर है उतने ही अंदर पॉजिटिव चार्ज होंगे, यानी उतने अंदर पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन होंगे। तो यार एक दिक्कत ये आ रही थी कि जो एटम का जो मास है ना, उसके बारे में क्लियर जस्टिफिकेशन नहीं दे पा रहे थे कि जितना उसका मास होना चाहिए ना प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के हिसाब से, उससे थोड़ा सा ज्यादा आ रहा था। ठीक, तो इन्होंने बड़ा दिमाग लगाया वो क्या रहा है। तो फिर 1913 में एक आए थे चैडविक। कौन आए थे? चैडविक। ये रदरफोर्ड के स्टूडेंट थे। तो इन्होंने एक नया सब एटॉमिक पार्टिकल डिफाइन किया था, डिस्कवर किया था। ठीक है, क्या इन्होंने डिस्कवर किया था? न्यूट्रॉन। इसको न्यूट्रॉन। ठीक है, अब न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रॉन एक ऐसा न्यूट्रल पार्टिकल है, सब एटॉमिक पार्टिकल है, जो कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। कहाँ होता है?
न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। इन्होंने इस पूरे एटम इस पूरे स्ट्रक्चर से कुछ छेड़छाड़ नहीं करी थी, बस इन्होंने ये बोला था जो मास इम्बैलेंस हो रहा है ना, हम जो सिर्फ बोल रहे हैं कि प्रोटॉन है, प्रोटॉन नहीं है सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस बनता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन से, समझ गए। अब ये न्यूट्रॉन जो है इसका मास जो है लगभग किसके बराबर है, प्रोटॉन के बराबर, लगभग किसके बराबर है, वैसे एग्जैक्टली सेम बोल देते हैं लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, ठीक है। किसके बराबर है इसका मास, प्रोटॉन के बराबर है। इस पे चार्ज कुछ है नहीं, समझ गए। तो ये कहां और ये कहां प्रेजेंट है हमारा, न्यूक्लियस में प्रेजेंट, ठीक है। तो फिर इनके जो ये नील्स बोर का मॉडल था ये फिर और आगे हो गया। तो अब क्या होगा पूरा, अगर मैं बारे में बताना चाहूँ नील्स बोर के जो अब का जो तुम्हें फाइनल जो तुम्हें एटॉमिक मॉडल मिला है, क्या मिला है, एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर कौन कौन प्रेजेंट होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है। न्यूट्रॉन पर होता है न्यूट्रल चार्ज यानी जीरो चार्ज, प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। उसके बाद एनर्जी लेवल्स में या शेल्स में कौन घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, ठीक है। ये एन एम एन शेल्स होती हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने कितने होल्ड कर सकती है शेल, वो 2n स्क्वायर से आता है, क्लियर है, ठीक। अब जो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उसके अंदर, तभी बैलेंस होगा चार्ज, क्लियर है बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। यही तक ये था हमारा पूरा डिस्कवरी हो रही है। तो मैंने तुम्हें एक ट्रिक भी सिखाई थी, तो हमारे तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिफाइन हो चुके हैं, डिस्कवर हो चुके हैं किसने क्या करा था, ठीक है। तो उसके लिए मैंने सिंपल सी एक ट्रिक दिखा रहा हूँ, क्या ईंट पर नाच, क्या ईंट पर नाच, लिख लेना इसे, ईंट ईंट पर नाच, ठीक है। और ये ई से क्या बनता है, ई से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, क्या इलेक्ट्रॉन, ट यानी टे ट थॉमसन, इलेक्ट्रॉन किसने डिफाइन डिस्कवर किया, थॉमसन। प प्रोटॉन, र रदरफोर्ड, ठीक है। और न न्यूट्रॉन, च चैडविक, क्लियर है बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसे याद रख लोगे, कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे, कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे इससे। ईंट पढ़ना है वैसे तो तुम्हें हर चीज एकदम याद होनी चाहिए, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर चार्ज तो याद है कितना कितना होता है, टेबल बनवा दूंगा मैं सभी, चलो ठीक है, चलो टेबल ही बनवा देता हूँ मैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की एक टेबल बना। अब लिखना स्टार्ट करते हैं भाई। इलेक्ट्रॉन का सिंबल क्या होता है, मैंने टेबल बना दिया। इलेक्ट्रॉन का सिंबल क्या होता है ये तो पता ही है, ई के ऊपर नेगेटिव, प्रोटॉन का पी के ऊपर पॉजिटिव, न्यूट्रॉन का एन के ऊपर। चार्ज कितना होता है लिखवा दिया था, माइनस का 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, माइनस लगा है, यहाँ पर सिंपल प्लस लगेगा तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, और इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर। फिर आगे चलते हैं, मास कितना होता है मैंने लिखवाया था इसका 1.9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 केजी होता है इसका मास। कितना होता है, कितना होता है बोलो, 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31, सोचो कितना कम होता है। इन दोनों के मैंने क्या बताया था, इन दोनों का क्या होता है, मास इक्वल होता है, इन दोनों का मास होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 केजी। अब बताओ इलेक्ट्रॉन हल्का है या फिर इलेक्ट्रॉन भारी है, प्रोटॉन भारी है, प्रोटॉन भारी है, और इन दोनों का मास बराबर होता है तो लिख लेते हैं 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27। कोई दिक्कत, इन दोनों का रिलेटिव चार्ज क्या है, यानी कि इसको यानी दोनों ये दोनों एक दूसरे के लिए कैसे हैं, ये इसको हम मानते हैं -1, ये +1 और ये, ठीक है। अब रिलेटिव मास इसके कंपैरिजन में जो ये है ना हमारा इलेक्ट्रॉन, क्या जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उसका मास कितना हो जाता है 1/1838 टाइम्स होता है,
यानी ये इससे इतना भारी है, 1838 टाइम्स भारी है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इससे, समझ रहे हो? 1838 गुना, या इसे लगभग मान लेते हैं 1/1000, कोई नहीं, तो कितना टाइम्स है। प्रोटॉन और ये तो बराबर ही होता है, लेकिन पास तो 1 कोई दिक्कत? ठीक, इनको 1 और 1 इसलिए चलो ठीक, अपना यहाँ तक ये पूरी टेबल, इस टेबल की याद रखना, लास्ट में चाहे तो इनके वो लिख सकते हो, इसे डिस्कवर किसने करा था, यहाँ लिख लेना थॉमसन, ये लिख लेना रदरफोर्ड, और यहाँ लिख लेना चार्ट, अपने आप लिख लेना, ठीक। इसे पूरे को याद करके ये पूरी टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर है? चलो